This conference will now be recorded. तो स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए। डीएल परचेज स्पेशलाइज्ड व्हीकल 370 million on 1st July 2017. The vehicle have an estimated useful life 10 years and residual value 30 million. 1st जुलाई 2017 को एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल खरीदा हुआ है 370 मिलियन का, उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी बता दी और उसकी लाइफ भी बता दी। द रिवैल्यूड अमाउंट of the vehicle as at 31st December 2018 and 19 determined as 302 million and 290 million respectively. There is no change in useful life या residual value, मतलब चेंज इन एस्टिमेशन साथ नहीं है, वैसे साल के एंड में रिवैल्यूएशन हो रही है, तो पहले डेप्रिसिएशन बाद में रिवैल्यूएशन, ऐसा ही है। तो मेरे भाई हमने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। दूसरी चीज हम देखें ना फिलहाल कि नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है वो प्लांट का है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का है, और जो थर्ड पॉइंट है वो वेयर हाउस का है। तो हम सिर्फ अभी पहला पॉइंट कंप्लीटली तौर पर सॉल्व करते हैं कि इसको कहाँ कहाँ पर लिख सकते हैं। हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं और एसेट को रिवैल्यू कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले डीएल स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, या उसने प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट इस्तेमाल किया तो हम भी वही इस्तेमाल करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड हमारा साल का एंड है 31st दिसंबर 2019। शो द कंपैरेटिव फिगर, मतलब 31st दिसंबर 2018 और 31st दिसंबर 2019। तो हमारा साल हुआ 31st दिसंबर 2019। गॉट इट। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2019 2018, और यहां पर हम एक्सट्रैक्ट भी लिख देते हैं। हाँ जी, हमने बताने हैं तीन तरह के एक्सट्रैक्ट, एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का, और एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो यहां तक तो ये तकरीबन साथ ही आगे हम बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टू 2019 और 2018, इसके लिखने का तरीका यही होता है कंपैरेटिव का, कि पहले अपना साल लिखते हैं बाद में कंपैरेटिव लिखते हैं। फिर उसके बाद उसी तरह डीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट। हाँ जी जनाब, अब स्टार्ट करते हैं हम वर्किंग करना। ये हमारे पास हमने जो रिक्वायरमेंट है ये लिख ली। अब हम वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले आपके पास है एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल
आपने 1/7/2017 को खरीदा 370 मिलियन का, और 31 दिसंबर 2018 और 19 को उसकी वैल्यू है 302 मिलियन और 290 मिलियन, और ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल है तो ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। जी जनाब, स्टार्ट करते हैं 1/7/2017। 1/7/2017 हमारे पास एसेट की वैल्यू कितनी है? 370 मिलियन। 31 दिसंबर 2017। जी मेरे भाई, डेप्रिसिएशन बताओ 6 महीने की कितनी आ रही है? ये वर्किंग आपने करनी है। 6 महीनों की डेप्रिसिएशन बताओ कितनी आ रही है? 17। 370 minus 30 divided by 10 multiplied by 6/12, 17। तो वैल्यू कितनी आ गई 1118 को? 353। फिर एसेट हमारा रीवैल्यू हुआ। यहां पर एसेट हमारा रीवैल्यू नहीं हुआ था, यहां पर एसेट हमारा रीवैल्यू नहीं हुआ था। हमारा एसेट रीवैल्यू है 31 दिसंबर 2018 को फर्स्ट टाइम। 31 दिसंबर 18। पहले डेप्रिसिएशन बाद में रीवैल्यूएशन, पहले डेप्रिसिएशन बाद में रीवैल्यूएशन। तो डेप्रिसिएशन लेंगे 370 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होगी। तो कितनी डेप्शन आ गई है? 34। बुक वैल्यू बता दें 31 दिसंबर 18 की 319। अब ये 319 वाला एसेट हमारा हो गया 302 का। 319 वाला एसेट हमारा 302 का हो गया, मतलब ये एसेट हमारा 302 का हो गया। ये नया लॉस, लॉस। सेवनटीन का हमें लॉस आ गया। ओके, और ये डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 2018। आगे चलते हैं, अगला साल 31 दिसंबर 19। सेम वही चीज है। हाँ जी जनाब, आप मुझे बताएं कि पहले डेप्रिसिएशन करें या पहले रीवैल्यू करें? पहले डेप्रिसिएशन बाद में रीवैल्यूएशन। और क्योंकि लाइफ चेंज नहीं हुई तो इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे। रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 10 साल थी पहले, जिसमें 1.5 इयर्स गुजर चुकी है, बाकी बच गई 8.5। इसको भी 8.5 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी। कितनी वैल्यू आ गई? यहां पर 32 है तो यहां पर कितनी वैल्यू है? 2। लो जनाब, 270 15। 31 दिसंबर 2019 को वैल्यू होगी 290। 20 का गेन आ गया, 15 का लॉस खत्म किया। ये लॉस खत्म करने का मतलब है लॉस क्रेडिट हो गया। लॉस खत्म करने का मतलब क्या है? लॉस को आपने क्रेडिट किया। और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ गया? ये गेन नहीं है मेरे भाई, गेन नहीं है, इसको कहते हैं रिवैल्यू सरप्लस कहते हैं। तो ये वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। आपने अब सिर्फ वैल्यूज लिखनी है अपनी अपनी जगह पे कि कौन सी वैल्यू किस हेड में आती है। 3 तो स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 18 की वैल्यू जाकर लिखें, जो कि एसेट में लिखना है, पीपी में लिखना है।
पीपीई में 31 दिसंबर 2018 को एक लिखना है 302 और एक लिखना है 290, क्योंकि साल के एंड में यही वैल्यू रह गई थी। और जब भी साल के एंड पे रीवैल्यू होता है फेयर वैल्यू ही नजर आ रही होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। तो 2018 और 2019 में आपके एसेट की वैल्यू रीवैल्यू होके 302 और 290 थी। तो इसमें कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने की जरूरत नहीं है, 302 और 290। तो ये आप यहां पर लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जी स्पेशलाइज्ड व्हीकल था, सबसे पहले कितनी थी 302 290। ये बात खत्म हो गई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके नहीं लिखते होते, बुक कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, कभी रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होता, याद रख लें, कभी भी रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, ठीक है जी। ये वैल्यू उल्टी लिखी गई है, यहाँ पर है 302, यहाँ पर है 290 जी। उसके बाद जो जो इसकी बातें सारी लिखनी है। अदर कंप्रिहेंसिव यानी वो आप क्योंकि इक्विटी का हिस्सा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और है किसका, व्हीकल का। 2018 में तो रिवैल्यूएशन सरप्लस था ही नहीं, 2019 में 5 का, 2018 में रिवैल्यूएशन सरप्लस था ही नहीं और 2019 में 5 का। ओके, यहां पर है ओसीआई के अंदर, यहां पर भी लिखते होते हैं जो जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है जिस साल आता है वो लिखा जाता है। 2018 में सरप्लस नहीं था, 2019 में 5 का सरप्लस था व्हीकल। ये व्हीकल को कंप्लीट कर रहे हैं हम। यहां पर आ जाएं, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, दो 2018 की डेप्रिसिएशन कितनी थी बोला, 2018 की डेप्रिसिएशन, और यहाँ क्यूमुलेटेड नहीं लिखते, सिर्फ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लिखेंगे। तो कोई बंदा बताएगा डेप्रिसिएशन 2018 में 34 थी, अपनी वर्किंग में चेक कर लें, और 2019 में कितनी थी 32। इम्पेयरमेंट लॉस, दो 2018 में इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया था, 2018 में इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया था 17 का। पूरे का पूरा लिखना है, लॉस जिस साल जितना आता है पूरा लिखते हैं, और उसकी जो अमोर्टाइजेशन होती है उसको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट हो रही होती है। एक्सेस डेप्रिसिएशन से जो 2 का डिफरेंस है वो ये 32 के में एडजस्ट हुआ हुआ। जब 2019 आया तो हमने रिवैल्यूएशन लॉस को रिवर्स किया। कितना रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स किया 15 से। इसको अदर इनकम में लिखा जा सकता है या लॉस के कॉलम में ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। ये 15 को आप अदर इनकम में लिख दें क्योंकि ये इंपेयरमेंट लॉस या रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट हो रहा है, या अदर इनकम में लिख दें या फिर यहां पर ही ब्रैकेट में लिख दें। तो मेरे भाई आपका
स्पेशलाइज्ड व्हीकल का मामला ओके हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ उसको सॉल्व किया, जिधर जिधर उसके एक्सट्रैक्ट आ रहे थे हमने पुट कर दिया। जी आगे चले, नेक्स्ट वर्किंग पे चलते हैं। ये हमारी एक वर्किंग पूरी हो गई। नेक्स्ट वर्किंग करते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। DL set up a manufacturing plant in a remote area at a cost of rupees 280 million. The plant had a useful life 8 years. The plant was purchased on 1st January 2018 and was available for use on 1st April. तो डेप्रिशिएट किस दिन से होना शुरू होगा, 1st अप्रैल से। द कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट 1st जून, इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि अवेलेबल फॉर यूज कब था। On 1st July 2018, DL received government grant 120 million towards the cost of the plant, और नीचे उसने ये लिख दिया है कि गवर्नमेंट ग्रांट को आपने डेफर्ड इनकम के तौर पर लिखना है। The sanction letter states that if DL ceases the use of the plant in the remote area before 21, DL would require to repay the grant in full. लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो हमने यही अज्यूम करेंगे कि वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है और हमने सिर्फ 2 सालों की एंट्रीज पास करनी है, एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत आसान है। मुझे बताएं हम डेप्रिसिएशन किस दिन से स्टार्ट करें, डेप्रिसिएशन किस दिन से लेना स्टार्ट करें? 1 अप्रैल 2018। और गवर्नमेंट ग्रांट को अमोर्टाइज किस दिन से स्टार्ट करना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिल रही है 1 जुलाई को, तो गवर्नमेंट ग्रांट भी 1 अप्रैल से ही अमोर्टाइज होना शुरू होगी। ओके, तो थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। वैसे तो ये वर्किंग के बगैर भी हो सकता है। ये था वर्किंग नंबर 1। अब हम करते हैं वर्किंग नंबर 2। आपको गवर्नमेंट से की तरफ से एसेट मिला 280 मिलियन का, और साथ आपको गवर्नमेंट ग्रांट भी मिली 120 मिलियन। ये है, हमने स्टार्ट करना है 1 अप्रैल 2018 से। सिंपल, पहले 31 दिसंबर। और ये तो वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं है, जो थोड़े से अच्छे स्टूडेंट हैं उनको वर्किंग करने की जरूरत तो नहीं है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, कितनी डेप्शन आ जाएगी, लाइव चेक करें। जी 8 इयर्स यूजफुल लाइफ है, 8 साल। तो डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, कितनी डेप्शन आ गई, 26.25। तो 120 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, जो काम एसेट के साथ वही काम गवर्नमेंट ग्रांट के साथ, 11.25। बुक वैल्यू बता दें कितनी आ गई 31 दिसंबर की, 253.75, और गवर्नमेंट ग्रांट कितनी बच गई, 108.75। फिर 31 दिसंबर 2019, 280 को 8 पे डिवाइड कर दो, या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो। 280 डिवाइड बाय 8 35, और 120 डिवाइड बाय 8 हाँ जी, बुक वैल्यू बता दें, और दूसरी गवर्नमेंट ग्रांट की डेफर्ड लायबिलिटी भी बता दें। लो जनाब, सवाल हमारा पूरा हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट की बातें सारी पूरी होगी जब अब एसेट्स में लिखना है। तो एसेट में तो ये लिखा जाएगा ना बुक वैल्यू इसकी 253.75,
और 218.75। पहले तो जाल का SOF ही पूरा करते हैं। प्लांट 2018 में कितना बचा था बताइएगा जरा, 253। 2018 में प्लांट की बुक वैल्यू क्या है? 253.75। और 2019 में कितनी वैल्यू थी? 218.75। फिर इसकी लायबिलिटी भी लिखते जाते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड लायबिलिटी जी। हाँ जी, 2018 में लायबिलिटी कितनी रह गई थी? जितनी इनकम में ट्रांसफर किया जो बाकी बच गई है, जो बुक वैल्यू जिसे हम कहते हैं 108.25। और दूसरे साल कितनी? 93.25। 7525। ये बताइएगा 75 है 25 है? तो पिछले साल भी 75 है, 108.75। हाँ जी, 108.75 है जी। आप इसको करंट और नॉन करंट में भी अमाउंट अलग करके लिख सकते हैं। वो आपको पता याद होगा कि हम किस तरह से लिखते हैं कि अगले साल की जो वैल्यू है वो करंट में लिख देते हैं और बाकी नॉन करंट में। लेकिन हमारे इस साल के ICAP के सोल्यूशन में सिर्फ नॉन करंट में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर में करंट और नॉन करंट को सेग्रीगेट करके लिखना, ठीक है? अभी चीजें रहती हैं, अदर इनकम वाली चीजें रहती हैं। गवर्नमेंट ग्रांट पहले साल कितनी ट्रांसफर किया गवर्नमेंट ग्रांट में? पहले साल गवर्नमेंट ग्रांट को कितनी अमाउंट ट्रांसफर की है? 11.25। दूसरे साल 15। डेप्रिसिएशन भी लिख लेते हैं। पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी थी प्लांट की? 26.25। वर्किंग बताते जाइएगा। पहले साल डेप्रिसिएशन 26.25 और दूसरे साल डेप्रिसिएशन 35। लो जनाब, पूरा हो गया काम, खत्म हो गई बात प्लांट वाली। पहले दफा जब हमने ये सवाल किए थे, क्योंकि उस वक्त हमने सारे स्टैंडर्ड रिवाइज नहीं किए हुए थे, थोड़ा मुश्किल था। सिंपल हर स्टैंडर्ड की बात है, अलग अलग बताया होता तो अलग अलग कर देते, इकट्ठा बताया तो इकट्ठा कर देते। अब आ जाओ जरा लास्ट वेयर हाउस पे। A warehouse was given on rent on 1st January 2018। 1 जनवरी 2018 को आप एक अपना वेयर हाउस रेंट पे दे रहे हो। प्रीवियसली वेयर हाउस यूजेज इन DL, पहले ये इस्तेमाल में था DL के। इसका मतलब है पहले ये IS 16 में था, अब आप उसे IS 40 में लेकर जा रहे हो। ओके होगी बात? तो ये यानी IS 16 से 40 में जाने का तरीका हमें पता है। पहले हम क्लोज करेंगे IS 16 में, फिर जाकर IS 40 में लेकर जाएंगे। वो कहता है इस डेट को जनवरी 1 2018 को एसेट की जो रिमेनिंग लाइफ है और उसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो 80 मिलियन है और 16 मिलियन है। फेयर वैल्यू 1 जनवरी को फेयर वैल्यू है 102, फिर 96, फिर 115। एक दफा जब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला जाएगा फिर तो वो और सिनेरियो में चला जाएगा।
फिलहाल हम उसको 2016 में पूरा करते हैं, सॉरी 1118 की वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 3, वन वैसे ये बगैर एंट्रीज के भी हो सकता है, कुछ लोग करना चाहें तो, बट मैं आपको सबको समझाने की खातिर पहले एंट्रीज पास करता हूँ। 1118 को एसेट 80 मिलियन वाला एसेट पड़ा था पीपीई के अंदर, जिसकी 16 साल लाइफ थी। वो एसेट आपने ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, और उस दिन एसेट की वैल्यू थी 104 मिलियन। तो मुझे आप बताएं, पहले तो हम इसको रीवैल्यू करेंगे। हाँ, पहले इसका कोई लॉस या कोई सरप्लस पड़ा हो तो वो एडजस्ट करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है तो एंट्री पास करेंगे पीपीई डेबिट या वेयर हाउस डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। कितनी अमाउंट से भला? 80 से 104 हुआ 24 से। ये हमारे पास 1/1/2018 की एंट्री पास हो गई, और इसी डेट को हमारी एंट्री पास हो गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 104 से। ये अभी भी 1/1/18 की बात हो रही है। अब हमारा एसेट आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल है। याद रखें, अगर कॉस्ट मॉडल होता तो हम आगे कोई ये रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं थी, हम सिंपल उसी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर देते। अब 31 दिसंबर को हमारे एसेट की वैल्यू हो गई 96, तो फेयर वैल्यू लॉस आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कितनी अमाउंट से भला? फेयर वैल्यू लॉस कितनी अमाउंट से आया? 8 से। फिर 31 दिसंबर 19 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 96 से 115। लो मेरे भाई, सवाल हमारा कंप्लीट, बस अब लिखना रह गया। यही 4 एंट्रीज पास होनी है बस। पहले हम लिख लें इसको एसेट्स के अंदर। अब पीपी की हेडिंग अब लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हेडिंग देंगे। वेयर हाउस 2018 के एंड पे उसकी जो फेयर वैल्यू थी वो 96 थी, और 2019 के एंड पे 115 थी। जब फेयर वैल्यू मॉडल पे होता है, हम अपने एसेट्स फेयर वैल्यू पे लिखते हैं। जैसे ही फेयर वैल्यू पे, जैसे ही हम फेयर वैल्यू यानी एसेट अपना क्लोज करते हैं, साल का एंड होता है, उसकी फेयर वैल्यू उठाकर लिख देते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है। जी जनाब, ये वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं। जैसे आपके पास 24 से सरप्लस आया, ठीक है, और उस टाइम उसकी रिमेनिंग लाइफ 16 साल थी, तो हम इसको 16 पे डिवाइड करेंगे। कितनी वैल्यू आएगी? अगर 24 1.5, तो हर साल हम 1.5 अपनी अमोर्टाइजेशन या अपना सरप्लस रियलाइज करते जाएंगे। तो जनाब यहां पर हम क्या लिखेंगे? पहली वैल्यू लिखेंगे 24 - 1.5, 22.5।
और अगले साल मजीद 1.5 ट्रांसफर कर देंगे तो 21 बच जाएगा। मतलब पहले 24 माइनस 1.5, फिर 22.5 माइनस 1.5। हाँ, इसमें जो आई कैप ने अपने सोल्यूशन में एक कॉलम नहीं बनाया, वो है रिटेन अर्निंग का, वो आप बना लो। यानी सोल्यूशन में ये कॉलम नहीं बना हुआ। 1.5 आपने पहले ट्रांसफर किया रिटेन अर्निंग में और 1.5 अगले साल रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया। वो जो एंट्री पास करते हैं रिवेल सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, तो रिवेल सरप्लस से माइनस करके रिटेन अर्निंग में हम ऐड कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक जो हमने लिखा है उधर एसेट भी लिख दिया, उसका सरप्लस भी लिख दिया। अब आ जाए ओसीआई में। याद रखिए ओसीआई में सिर्फ फॉर द ईयर अमाउंट जाती होती है। ओसीआई में फॉर द ईयर हमारा 24 से सरप्लस आया था, सिर्फ वो जाएगा। इसकी रियलाइजेशन वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हो रही होती है। यहां पर आ जाए, एक दफा हमें फेयर वैल्यू गेन आया और एक दफा हमें फेयर वैल्यू लॉस आया। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस, पहले फेयर वैल्यू लॉस लिखते हैं। कितना आया था 2018 में फेयर वैल्यू लॉस? फेयर वैल्यू लॉस को बता दे काइंडली। 8 से शायद आया था। और फेयर वैल्यू इनकम, फेयर वैल्यू इनकम 19, या यहां पर ब्रैकेट में लिख दो या नीचे अदर इनकम में लिख दो, जैसे आपका दिल करे। जी मेरे भाई, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये 20 नंबर का सवाल पेपर में आया हुआ। ये पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन था और मैंने कलर डिफरेंट कर दिए हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना आए, इजीली हो जाए। जी जनाब, ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये वर्किंग थोड़ी सी, पहले आप ऐसा करें, मैं इसको, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले यहां तक ले, फिर ये नीचे वर्किंग है, थोड़ी सी वर्किंग है। हाँ जी जनाब, कोई बात पूछनी हो या कोई बात बतानी हो कि कोई चीज हमने मिस ना कर दी हो? कश्यप भाई, क्या सवाल पूछना चाह रहे हो? कि मैंने लायबिलिटी गवर्नमेंट ग्रांट का मैंने लिखी है रिमेनिंग वैल्यू, ये देखो, ये लायबिलिटी में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ग्रांट जितनी अमोर्टाइज होती गई वो इनकम में लिखते गए, जितनी यहाँ पर आई वो हम इधर लिखते गए। ठीक है, हाँ जी जनाब, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी बताएं, फिर इतना काफी है या क्वेश्चन नंबर 37 आपने करना है? आपने अगर लॉ पढ़ना है तो यहाँ तक ठीक है। चलें फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने जब टाइम निकाल के ये क्वेश्चन दोबारा करना है, लाजमी करना है हर हाल में। ये क्वेश्चन एक दोबारा करना है और एक 37 जो क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था वो करना है। मिक्स, ये सबसे अच्छा सवाल है ये। और एक क्वेश्चन आपने और करना है ताकि हमें पता चल जाए कि कल हमने काम क्या सीखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके नोट्स आपने बनाने हैं और कोई काम नहीं करना आपने। ऑटम 2020 का मतलब, अगर होमवर्क में की बात करें
तो आपने स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन करना है और ऑटम 2020 का क्वेश्चन करना है। ठीक है जनाब, चले जनाब, आज फिर आप रेस्ट करें, कल इंशाल्लाह फिर हम करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।